नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट 2019-2020 की तैयारी कर रहे हैं। जो जनवरी में हुआ था एक बार कैंसिल हो गया, फिर से दोबारा यह होने वाला है, जो आगामी महीने में या 9 से 21 सितंबर के बीच बिहार सरकार ने डेट दिया है माध्यमिक परीक्षा की, वह है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ाया जा रहा है बन्ना जीएस क्लासेज पर। मैं दीपक कुमार हूँ और मैं लेकर के आ गया हूँ बाल विकास और पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन का सेट। यहाँ 2 सेट और करवाया जा चुका है। 50 से 100 क्वेश्चन, 0 से 50 और 50 से 100 तक के क्वेश्चन का 2 सेट हमने आपको करवाया है। जो लोग नए हैं वह जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्लेलिस्ट में वहाँ दिया हुआ है बाल विकास और पेडागोजी से संबंधित बिहार स्टेट के अंतर्गत। और आज तीसरा पार्ट उसका लेकर के आया हूँ। तीसरे पार्ट में हम लोग 101 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके सहारे बाल विकास और पेडागोजी से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपको लड़ेंगे, निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन यहाँ किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन में आते रहते हैं उस क्वेश्चन को लेकर के मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आप अगले आधे घंटे तक हमें ध्यानपूर्वक सुनिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। साथ में कलम कॉपी ले लीजिए। और कलम कॉपी अगर जो आपको लगे कि यह है हमें याद नहीं रह सकता है, खास करके विद्वानों का जो स्टेटमेंट होता है वह याद नहीं रहता है और 1-2 को हमेशा पूछते रहता है, तो विद्वानों के स्टेटमेंट वाला जो वह क्वेश्चन है उसे ज़रूर कॉपी पर लिख लें, ताकि वह कहीं मिलता भी नहीं है, कम जगह मिलता है, तो वह लिख लेंगे तो आपके लिए वह बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत ही वह अच्छा हो जाएगा। तो आइए देरी न करते हुए चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। मैं समझाते चलता हूं और आपका क्लियर होता चला जाएगा। बहुत सारी बेसिक बातें आपकी क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएंगी और वो आप क्वेश्चन में अच्छा करेंगे। 50 नंबर आप जानते हैं, 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से होगा और 50 नंबर जो ये होंगे वह आपसे अलग से पूछा जाएगा। उस 50 में कुछ रीजनिंग भी होंगे और बाल विकास से, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो उसे आप करेंगे। वह हमारे साथ आप लगातार कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, बन्ना क्लासेस के साथ जुड़े हुए रहिए, यह आपका सबसे अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाल विकास और शिक्षा कला के अंतर्गत कहता है बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। बालक को कैसे समझाया जा सकता है, मंत्रणा कैसे दी जा सकती है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल, उसे पर्सनली वह अगर समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छा वह समझ पाएगा। ठीक है, या व्यक्तिगत रूप से वह समझाया जाए तो वह ज़्यादा अच्छे जल्दी समझ सकेगा। तो यह व्यक्तिगत स्तर से समझाया जाता है, व्यक्तिगत रूप से उसे मंत्रणा दी जाती है। आगे कहता है कि निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद क्या है। निर्देशन कार्यक्रम जो निर्देश दिया जाता है, जो डायरेक्शन दिया जाता है, उसमें प्रथम पद क्या है, वह प्रथम क्या है, तो उत्तरदायित्व का विभाजन। ठीक है, वह निर्देश किसी को दे रहे हैं तो पहले आप उत्तरदायित्व का विभाजन कर दीजिए कि यह काम आपको करना है, यह काम आपको करना है, यह काम आपको करना है। उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाने से वह काम आप अच्छे तरीके से कर लेगा। अगर वह पता नहीं कि हमें यह करना है, हमें क्या करना है, ठीक है, वह कर्मचारी ही होता है स्कूल में, तो वह चपरासी होता है, प्यून जो होते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि आपको सफाई का काम है, आपको वह कूड़ा कचरा लेकर के फेंकने का काम है, किसका क्या काम है बटा हुआ होता है। उत्तरदायित्व बांट दिया जाता है तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। शिक्षकों के लिए भी बांट दिया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट बांट दिए जाते हैं। तो निर्देशन कार्यक्रम का प्रथम पद है उत्तरदायित्व का विभाजन, भी याद रखना है। आगे अगर बात करें, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो यह स्टीवेंस महोदय का है। यह याद रखेंगे, क्या है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह स्टीवेंस महोदय का कथन है। भी आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है कौन, तो सतत मूल्यांकन। या भी याद रखें, सार्थक ज्ञान के लिए निदान और उपचार का पथ प्रशस्त कौन करता है, तो वह मूल्यांकन करता है। यानी किसी बच्चे में वह सार्थक ज्ञान, वह ज्ञान उसका बढ़ाना है और उसका निदान करना है, उसका उपचार करना है, तो निरंतर रूप से मूल्यांकन करते रहना होगा उस बच्चे का कि क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कितना अच्छा जा रहा है, कितना कम जा रहा है। मूल्यांकन होते रहने से वह बच्चा सतत विकास की ओर बढ़ता रहेगा। यही कारण है कि वह आपको एग्जाम दे, वह 3 महीने पर, 6 महीने पर, साल भर में होते रहते हैं, या सर लेते रहते हैं। साप्ताहिक, वीकली भी टेस्ट लिया जाता है ताकि वह मूल्यांकन होते रहे, बच्चों का स्थिति पता चलते रहे, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, यह मूल्यांकन होते रहना चाहिए। तो यही बात क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान और उपचार का पथ प्रशस्त कौन करता है, तो सतत मूल्यांकन करता है।
हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आप यह ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे या बाल विकास के क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी होता है, लेकिन बस एक बार ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत होती है, आपको क्लियर पता चल जाएगा। क्योंकि यह एक दिशा निर्देश है। यह बाल शिक्षण क्या है, यह है शिक्षण कला क्या है, बच्चों को निर्देशित करना है। तो अगर आप वह बड़े होकर के समझेंगे, एक शिक्षक के रूप में अपने आप को रख करके आप समझेंगे, तो उस चीज़ों को आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि क्या अच्छा होना चाहिए, क्या सबसे अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें किस प्रशिक्षण में छात्रों को सत्य और असत्य में उत्तर देना पड़ता है, तो यह प्रशिक्षण कहलाता है सत्यासत्य परीक्षण। यह क्या कहलाता है, सत्यासत्य परीक्षण कहलाता है। इसमें बच्चों को सत्य और असत्य के बारे में उत्तर देना होता है। जो वह कहा जाता है कि यस और नो में दीजिए, यह सत्य है या असत्य है, तो वह कैसा परीक्षण होता लिया जाता है, वह सत्यासत्य परीक्षण कहलाता है। समाज सेवा द्वारा ही आत्मबोध है, आत्मा बोध संभव, यह कथन किसका है, यह एडम्स महोदय का है। ठीक है, यह समाज सेवा द्वारा ही आत्मबोध संभव है, ऐसा कहना है एडम्स महोदय का। पाठ सहगामी क्रियाओं का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। वह ज़्यादा बड़ा होता है, व्यापक होता है। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। पाठ्यक्रम से जुड़े हुए और भी क्रियाएं हैं, वह बड़े विस्तृत रूप से होती हैं। एक घड़ी में जो उसके मुख्य स्प्रिंग का महत्व होता है, विद्यालय में वही स्थान प्राध्यापक महोदय का होता है या प्रधानाध्यापक महोदय का होता है। वह जिस तरह से घड़ी वह स्प्रिंग वह घूमते रहता है, काम करता है, घड़ी में स्प्रिंग काम करता है, उसी तरह से विद्यालय में प्रधानाध्यापक महोदय काम करते हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं। आगे अगर बात करें तो प्रधानाध्यापक को अपने दायित्वों के निर्वाह के बारे में सही वस्तु स्थिति समझने के लिए किससे सर्वाधिक संपर्क में रहना चाहिए, तो छात्रों से। यानी छात्रों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, शिक्षक आकर के पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चों का सही ढंग से सिलेबस आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इन सब की बातों की जानकारी कहाँ से होगी, तो बच्चों से संपर्क में रहेंगे तभी। वह क्लास में जा कर के जो हेड होते हैं, निर्देशक होते हैं, वह जा करके वह चीज़ों का पता लगाते रहते हैं, बच्चों से पूछते रहते हैं क्या समस्या है क्या नहीं है, और उसके अनुसार वो सुधार करते रहते हैं। वही चीज़ को यहाँ पूछा गया है, वो छात्रों से संपर्क में रहेंगे तो वह सही वस्तु स्थिति पता चलते रहेगी, उनके डेवलपमेंट का पता चलते रहेगा, तब वह है उनका विकास हो सकता है। आगे कहता है वस्तुतः स्कूली नियोजन क्या ऐसा होता है, तो यह प्रशासकीय सहयोग है। यह है स्कूली नियोजन क्या है, तो यह प्रशासकीय सहयोग, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर यह है, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो प्रशासकीय सहयोग है। संस्थागत नियोजन के क्रियान्वयन में सर्वाधिक महत्व किसका है, व्यू रचना का है। सर्वाधिक या संस्थागत नियोजन के क्रियान्वयन में सर्वाधिक है व्यू रचना, मतलब यह है विभिन्न तरह से प्रक्रियाएं वह किस तरह से आगे बढ़ाई जाए ताकि बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, उसी चीज़ों को बता रहा है। तो संस्थागत नियोजन के क्रियान्वयन में सर्वाधिक महत्व है व्यू रचना का। संस्था के विकास के लिए आवश्यक है उसके समाज के साथ है संबंध मधुर हो। किसी भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका वह है जिस समाज में खोला गया उसमें समाज के साथ उसका संबंध अच्छा होगा तभी उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समाज से जुड़े हुए रहेंगे तभी गार्जियन आपके संस्था में आएंगे, पढ़ाएंगे, तो उसका समाज के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। संस्था के विकास के लिए आवश्यक है कि समाज का संबंध मधुर हो। किसी भी व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए, सबके लिए होता है। आप समाज से जुड़ करके रहेंगे तभी डेवलपमेंट होगा, समाज से बाहर रहेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आगे अगर बात करें समय विभाजन का चक्र सर्वाधिक प्रमुख गुण है किससे, बाल केंद्रित होना चाहिए। वह समय विभाजन का जो चक्र सर्वाधिक प्रमुख गुण उसका क्या है, बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी स्कूल का टाइमिंग क्या होगा, कैसे होगा, या किस पर वह निर्भर होता है, या सेंटर में कौन होगा, तो बालक होगा। बालक की स्थिति को देख करके, जैसे छोटे बच्चों के लिए शुरुआत में सुबह में पढ़ाया जाता है, छुट्टी जल्दी कर दिया जाता है। बड़े बच्चे होते हैं 9th क्लास के, वह लेट तक पढ़ाया जा सकता है। तो बाल केंद्रित है। समय का निर्धारण वह बच्चे के आधार पर करेंगे। छोटे बच्चे को ज़्यादा देर तक आप बैठा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वह बाल केंद्रित होना चाहिए। समय का विभाजन, स्कूल के समय का विभाजन, पढ़ाने के समय का विभाजन, कि केंद्र में कौन होगा, सेंटर में कौन होगा, बालक होगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष के बालक किसी विषय पर 30 से 35 मिनट तक ध्यान एकाग्रित कर सकते हैं। यह है कितने वर्ष के बच्चे जो हैं वह 30 से 35 मिनट तक किसी चीज़ को, लेक्चर को सुन सकते हैं, वह शिक्षक के लेक्चर को सुन सकते हैं, किसी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो वह कह रहा है 10 से 12 वर्ष के बच्चे, 10 से 12 वर्ष का आयु के बच्चे जो हैं वह अधिकतम 30 से 35 मिनट एक जगह ध्यान आकर्षित रख सकते हैं, एकाग्रचित रह सकते हैं। जबकि फिर पूछ रहा है कि कितने वर्ष के आयु के बालक के 10 से 12 मिनट ध्यान एकाग्र रख सकते हैं, तो वह 6 से 9 वर्ष के बालक, 6 से 9 वर्ष के बालक जो हैं ज़्यादा 10 से 12 मिनट तक किसी भी चीज़ पर वह एकाग्रचित रहता है। फिर उसका मन उचट जाता है, फिर वह दूसरा काम करेगा, फिर वह आएगा पढ़ाई में, आएगा कोई भी चीज़ में।
आगे अगर बात करें तो शिक्षक वर्ग का आचरण प्रभावित करता है किसको, छात्रों को। यह बिल्कुल सही है। वह शिक्षकों का आचरण जो होता है वह बच्चों पर पड़ता है, बच्चे उसी के अनुसार काम करते हैं। तो सबसे कहा जाता है शिक्षकों का यह गुण होना चाहिए कि वह अपना आचरण सही रखें, बच्चों के समाज के सामने एक आइडियल वह व्यक्ति के रूप में रहें, तभी वह उसी का अनुसरण, क्योंकि बच्चे जो हैं अबोध बालक होते हैं तो वह अपने शिक्षकों को हीरो मानते हैं और उन्हीं के अनुसार वह काम करते हैं। तो वह बच्चों शिक्षकों का आचरण सबसे सर्वोत्तम होना चाहिए या सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। छोटे बालकों की अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है, तो घर के दूषित वातावरण का प्रभाव। घर में अगर वह है वातावरण उसे अच्छा मिलेगा, संस्कार अच्छा मिलेगा, वह बच्चा अच्छा होगा। घर का वातावरण अगर खराब होगा, संस्कार खराब होंगे, माता पिता आपस में लड़ते होंगे, पड़ोसी से लड़ाई होते रहेगा, तो बच्चों पर भी उसी नकारात्मक असर जरूर पड़ता है। तो यही बात पूछ रहा है कि छोटे बालकों की अनुशासनहीन अगर वह है तो उसका कारण है कि घर में सही वातावरण उसे नहीं मिल रहा है। खाली दिमाग शैतान का घर वाली अनुशासन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब बालक के पास अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की योजना नहीं होती है। यानी खाली दिमाग शैतान का अगर उसे कुछ काम नहीं है, पढ़ाई से वह समय वह बचा हुआ है, कम है, ज़्यादा अगर वह बच रहा है, तब वह अलग अलग चीज़ों को सोच सकता है और कुछ शैतानी भरे हरकतें भी कर सकता है। तो इसके लिए वह बालक के पास अवकाश के क्षणों का उपयोग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, वह गार्जियन को, शिक्षक को बताना चाहिए कि यह काम कर लो, यह काम कर लो। अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में यह बच्चों के पास टाइम स्कूल जा नहीं रहे हैं तो वह कुछ बदमाशी कर रहे होंगे, घर में बदमाशी कर रहे होंगे, क्योंकि सही मैनेजमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो। लेकिन अगर सही मैनेजमेंट मिल जाए कि वह सुबह में इतने से इतने बजे तक तुमको पढ़ना है, फिर इतने से इतने बजे तक खेलना है, फिर यहाँ से या जिम के लिए जाना है या वह और भी चीज़ है वहाँ वह तुमको और ये काम करने जाना है, ये काम, अलग अलग शेड्यूल अगर बना कर दिया जाए, समयों का सही सदुपयोग कर दिया जाए तो अनुशासनहीनता उनमें नहीं आएगी। वह खाली दिमाग शैतान का नहीं होगा, मतलब वह है गलत हरकत नहीं करेंगे, उटपटांग हरकत नहीं करेंगे, वह समय का सही सदुपयोग करेंगे, यह कहना चाह रहा है। तो बातों को समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई बालक पुस्तक का पृष्ठ फाड़ देता है तो अनुशासन स्थापना है तो क्या दंड दिया जाना चाहिए, तो यह है दंड होगा पुस्तक फाड़ने वाले बालक को दूसरे बालक से क्षमा याचना करवाना चाहिए। मतलब वह सॉरी बोलवाना है उसे, वह दूसरे बच्चे का अगर फाड़ दिया है तो उसे बताना है, उसे एहसास करवाना है कि तुमने गलत किया है, या किसी के दूसरे की किताब को नहीं फाड़ना चाहिए, इवन कि अपनी किताब को भी नहीं फाड़ना है आपको। तो वह है यह अनुशासनहीनता का लक्षण है। तो उस बच्चे को एहसास करवाना है और एहसास करवाने का तरीका उसे सॉरी बोलवाइए, उसे बताइए। अगर वो सॉरी बोल रहा है तो वह है फिर से आगे वह गलती नहीं करेगा। तो उसे गलती का एहसास उसे करवाना है, वह है उसे बताना है, बालक को क्षमा याचना करेगा तो वह फिर आगे से गलती नहीं करेगा। आगे बात करें अनुशासन का प्रमुख आधार क्या है, प्रेम है। अनुशासन कब आएगा, जब वह प्रेम होगा, जब वह है स्कूल से प्रेम करेगा तभी स्कूल के गमलों को वह नहीं तोड़ेगा, उसे अपना मानेगा। शिक्षकों से प्रेम करेगा तभी उनका आदर करेगा, सम्मान करेगा। तो यह अनुशासन का प्रमुख आधार बेस क्या है, प्रेम है। प्रेम जहाँ होगा वहाँ अनुशासन अपने आप आएगा, प्रेम नहीं होगा वह अनुशासन नहीं होगा। तो बच्चों में यह सीख पैदा करनी चाहिए कि यह स्कूल आपका है, यह आपका वह है रक्षा करने का उत्तरदायित्व है कि स्कूल के गमले हैं, फूल के पौधे हैं, उसकी रक्षा करें। घर में, समाज में जहाँ भी है उसे आप अपना मानिए और वह उत्तरदायित्व बच्चे को एहसास करवाना चाहिए, तभी वह हो पाएगा। तो अनुशासन का प्रमुख आधार क्या है, प्रेम है। बालक की अनुशासनहीनता पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ोस और घर के वातावरण का पड़ता है। घर का एक प्रभाव पड़ता है और पड़ोसियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो घर और पड़ोस अगर अच्छे होंगे तो वह बालक भी अच्छा होगा, अनुशासन वह हीन नहीं होगा, ठीक है, अनुशासन में वह रहेगा। लेकिन पड़ोस और घर का वातावरण अगर खराब होगा तो निश्चित रूप से उसका अनुशासन खराब होगा। बालक केंद्रित शिक्षा में, बालक केंद्रित या सेंटर में बालक है शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो एक पथ प्रदर्शक का होता है, एक सलाहकार का होता है और सहायता की होती है, ठीक है। या आज टीचर जो हो गए हैं वह सही बात कहा जाता है कोच की भूमिका में हो गए हैं, वह उसका गाइडलाइन देने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। पथ प्रदर्शक है कि तुमको यह रास्ता अख्तियार करना है, ऐसे चलना है, ये पढ़ना है, ये करना है, फिर करना तो बच्चों को ही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक पथ प्रदर्शक की हो सकती है, एक सलाहकार की हो सकती है, एक उसके सहायक की हो सकती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई थी विद्यालयों में अभावों की पूर्ति के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो शुरू की गई थी, विभिन्न तरह की जो कमियां थी, ब्लैक बोर्ड की कमी से लेकर चौक से लेकर के अलग अलग जो भी सामान चाहिए स्कूलों में, उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना।
आगे अगर बात करें तो बालक केंद्रित शिक्षा में बालक के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या, तो पौष्टिक आहार, निद्रा, शौच की जानकारी। बालक केंद्रित शिक्षा में बालक के स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य उसका रहे तो उसे पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, उसे अपर्याप्त नींद मिलना चाहिए और शौच की जानकारी भी होनी चाहिए। वह समय से वह रूटीन पालन करना चाहिए, तब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रश्न पूछने की विधि के प्रवर्तक कौन है, सुकरात हैं। यह सुकरात महोदय आप जानते हैं, यूनान से जुड़े हुए रहे हैं। तो प्रश्न पूछने की विधि के प्रवक्ता कौन है, वह लाने वाले कौन है, तो सुकरात है, जानते हैं आप। सुकरात के ही छात्र होते हैं अरस्तु। सुकरात के शिष्य कौन होते हैं, अरस्तु होते हैं, जो एरिस्टोटल कहलाते हैं। और अरस्तु के छात्र कौन होते हैं, तो यह है सिकंदर होते हैं। कौन होते हैं, सिकंदर होते हैं। तो यूनान में यह शिष्य गुरु परंपरा रहा है, तो यह आप याद रखेंगे। आगे बात करें भ्रमण विधि का उपयोग कौन कौन से विषयों के लिए अधिक उपयोगी होता है। सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का एक तरीका है वह अगर झीलों को दिखाना है, नदियों को दिखाना है, तो नदियों के किनारे, झीलों के किनारे उसे भ्रमण करवाया जाए, पहाड़ों को दिखाया जाए, तब वह ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है, बता सकता है, वह समझ सकता है उन सारी चीज़ों को। तो सामाजिक विज्ञान का एक समझाने का एक अच्छा तरीका है भ्रमण विधि। बच्चों को उस चीज़ों से रूबरू करवाया जाए, पर्वत को दिखाया जाए, वह पठारों को दिखाया जाए, उस चीज़ों को दिखाया जाए जो उसे पढ़ाया जाने वाला है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे वह केयर करेगा, जल्दी पकड़ेगा। शिक्षक समस्या के लिए वह शिक्षक समस्या के लिए किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है, अभिनय विधि का। शिक्षक समस्या की विधि के लिए समस्या के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, अभिनय विधि का। वह दिखा करके वह उनकी समस्याओं को समाधान किया जाता है। आगे और अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है, तो टेलीविज़न। ठीक है, औपचारिक शिक्षा कहलाता है जो शिक्षकों के सामने स्कूल में होता है। अनौपचारिक शिक्षा वह है जब स्कूल में नहीं मिल रहा है तो उसका साधन टेलीविज़न है। टेलीविज़न के माध्यम से भी आज विभिन्न चैनलों के माध्यम से बच्चों को वह है मटेरियल दिए जा रहे हैं, शिक्षण सामग्री दिए जा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। आज कोरोना काल में यह ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है, सारे जो हैं क्लासेज जो हैं ऑनलाइन चल रही हैं और यह है टेलीविज़न आज ज़्यादा प्रासंगिक हो गया, मोबाइल आज ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। कोरोना काल में अनौपचारिक शिक्षा के महत्व में जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है टेलीविज़न। आगे बात करें तो सच्ची शिक्षा के लिए बालकों को विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं से सामना करना चाहिए। सच्ची शिक्षा के लिए बालकों को विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं से सामना करना चाहिए। कथन किसका है, जॉन ड्यूवी का। या किसका है, जॉन ड्यूवी का है, यह याद रखना। कंप्यूटर का भारत में सबसे अधिक उपयोग होता है व्यवसायिक कार्यों में। किस कार्य में, तो व्यवसायिक कार्यों में। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है कंप्यूटर का, हालांकि शिक्षा में भी प्रयोग बढ़ रहा है। शैक्षणिक के प्रशासन हेतु स्क्रिप्ट कौन लिखता है, शिक्षक और छात्र लिखते हैं। शैक्षणिक प्रशासन किस तरह का होगा, तो उसमें किसकी भूमिका है, शिक्षक और छात्र की दोनों की भूमिका होती है। बिना मूल्य की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक किस क्षेत्र में उपलब्ध होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। किन क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम ऑस्टन है, एकदम भी याद रखिएगा। बुद्धि का एक सिद्धांत जो है वह है सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, विलियम ऑस्टन ने दिया है। एक अच्छे अध्यापक के गुण क्या होते हैं, छात्रों के व्यवहार को समझने की क्षमता, बच्चा का व्यवहार कैसा है, अगर आप यह समझ जाते हैं तो बच्चों को आप सही ढंग से वह है उसे लाइन पर ला देंगे, उसे ट्रैक पर ला देंगे, सही उसका सतत विकास करवा देंगे। तो शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों के व्यवहार को समझना, उसके बिहेव को समझना, उसके बिहेवियर को समझना और उसी के अनुसार उसे गाइडलाइन देना, उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन करना, उसी के अनुसार उसे गाइडलाइन देना ताकि उसका सतत विकास हो सके। यह शिक्षकों का सबसे अच्छा गुण होना चाहिए। आगे अगर बात करें कितने प्रतिशत छात्र देख करके सीखते हैं, तो 84%, यानी कि देख करके ही लोग सीखते हैं। वह शिक्षकों के गुणों को देखते हैं और उसे को आचरण में वह शामिल करते हैं, तो देख करके बच्चे सीखते हैं 84%। सामाजिक दक्षता का प्रत्यय किसने दिया, डीवी ने दिया, जॉन डीवी ने दिया है सामाजिक दक्षता का यह प्रत्यय। शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थक कौन था, टीपी नन थे। शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थक कौन था, टीपी नन महोदय थे। डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन की किस अवधारणा को जन्म मिला है, दंडात्मक अनुशासन को। हालांकि यह अब खत्म हो चुका है, या नहीं होना चाहिए। डंडे के बल पर आप बच्चे को ठीक नहीं कर सकते हैं, उसका विकास नहीं कर सकते हैं। उसे अनुशासन प्रिय बना करके, उसे बोधगम्य बना करके ही उसके आगे बढ़ाया जा सकता है। वह है उसके व्यवहार को समझ करके और उसके अनुसार उसे सतत वह है सहायता देते हुए विकास करवाया जा सकता है, तभी वह हो सकता है। डंडा वाला चीज़ अब नहीं है, या डंडा वह छूटा और बालक बिगड़ा वाली बात नहीं है। डंडा रखिएगा तो बालक बिगड़ेगा, ठीक है। डंडा के जोर पर किसी को सुधारा नहीं जा सकता है। आगे बात करते हैं
139वां क्वेश्चन जो है, आदर्शवादी विचारक अनुशासन की किस अवधारणा के समर्थक हैं? तो वह प्रभावात्मक। यह आदर्शवादी विचारक जो है अनुशासन की किस अवधारणा के समर्थक है? प्रभावात्मक, यानी प्रभाव पर है। ठीक है, आप यह अनुशासन की बात कर रहे हैं, वह अनुशासन का प्रभाव ही नहीं उस पर पड़ रहा है बच्चे पर, वह उससे प्रभावित ही नहीं रहा, उसके अपने आचरण में ले ही नहीं रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो आदर्शवादी विचारक वह है लोग अनुशासन की किस अवधारणा के समर्थक हैं? तो वह प्रभावात्मक, यानी कि प्रभाव पड़ने वाला, कि वैसा वह उपाय करे जिससे प्रभाव पड़े और बच्चे सुधार की ओर बढ़ें। फिर यह रायबच्चन महोदय का एक कथन है, याद कर लेना है, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम प्रतिभाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभव से किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। यह उपयुक्त परिभाषा किसकी है? रायबच्चन का है, यह है रायबच्चन महोदय का है, यह आपको याद रखना है। किस कल्पना का दूसरा नाम स्मृति है? पुनरुत्पादन कल्पना। यह किसका है? पुनरुत्पादन कल्पना है, उसका दूसरा नाम स्मृति है। शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चा नेतृत्व करने के लिए। शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बच्चा नेतृत्व करने के लिए। शिक्षा शास्त्र का मतलब है बच्चा का नेतृत्व करने के लिए आप कितने तैयार हैं? शिक्षकों के लिए कहा गया है बच्चा नेतृत्व करने के लिए शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है। आगे बात करें शिक्षा शास्त्र का अध्ययन वह है शिक्षण विधियाँ। शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ा जाता है? तो शिक्षण विधियाँ पढ़ी जाती है। किस तरह से शिक्षण है वह विधि वह उपयोग हम करें, शिक्षक करें, ताकि बच्चों का सतत विकास हो सके। तो शिक्षा शास्त्र में या शिक्षण कला के अंतर्गत शिक्षण विधियों को पढ़ा जाता है, पढ़ाने के तरीकों को समझा जाता है। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है विकासात्मक विधि। कितना विकास कर रहा है, कितना डेवलपमेंट उसका हो रहा है, यही वह कैसे पता चलेगा? तो बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक विधि के सहारे हम लोग देखते हैं कि उसका वृद्धि और विकास किस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वृद्धि जो है शारीरिक वृद्धि की भी बात करता है, लेकिन विकास जो है होल सोल डेवलपमेंट की बात करता है। मानसिक और शारीरिक वृद्धि की विकास की दोनों की बात करता है विकास। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? आईसीटी कहा जाता है। या प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग कर रहा है, लैपटॉप का प्रयोग किया जा रहा है या डिजिटल बोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों की जो प्रयोग हो रही है यही कहलाता है आईसीटी। या क्या कहलाता है? आईसीटी। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग जो शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? यह है उसे शिक्षा में आईसीटी कहा जाता है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि पर आधारित है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। बच्चा एक बार वह गलती करता है, एक बार वह है गर्म चीज़ को छूता है और फिर वह उसके बाद वह नहीं छूता है, यानी कि वह एक बार गलती करता है और फिर उसमें सुधार करता है। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षण पर और त्रुटि पर। ठीक है, वह त्रुटि करता है, फिर उसका परीक्षण करता है और सुधर जाता है। तो यह है, आपको याद रखना है। आगे यह बात करें तो यह है क्वेश्चन है, किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालक्रमिक आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है? आईक्यू लेवल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, यह याद रखना है। यह बार बार पूछता है आईक्यू लेवल कैसे निकाला जाता है? तो यह आईक्यू लेवल निकालने के लिए एक यह सूत्र होता है कि उसका मानसिक आयु, उसका यह है मानसिक यह है आयु क्या है, यानी आईक्यू व मानसिक आयु वह है मेंटल एज कहा जाता है। एमए जो कहा जाता है मेंटल एज कहा जाता है। और दूसरा वास्तविक आयु, वास्तविक यह आयु गुने 100 होता है, गुने 100, ध्यान रखना है, गुने 100 है, गुने 100। ठीक है, यह गुने क्या है? 100 है। ठीक है, यानी एक्चुअल आयु ये वह क्या कहलाता है? वह एक्चुअल आयु हो गया और यह जो है मानसिक आयु हो गया, गुने 100 होता है, गुने 100 होता है। दिखाई दे रहा है? तो यह है, यहाँ निकालना है कि तब वह आईक्यू निकलता है। तो आईक्यू निकालने के लिए अब यहाँ क्या है? मानसिक आयु क्या है? 5 वर्ष और वास्तविक आयु कालक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु क्या है? 4 वर्ष। मानसिक आयु है 5 वर्ष। तो हम लिखेंगे ऊपर 5 लिख देंगे, नीचे जो है 4 और गुने 100 कर देंगे, यह निकल जाएगा। तो यह आपको निकल जाएगा। ठीक है, यह है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या 5 25 और यह 25 यानी कि 125। तो ये 125 जो है आईक्यू लेवल हो गया। अब यह है देखा जाता है कि यह कितना वह मानसिक आयु उसका होता है। अगर वह 100 है तो वह मानसिक आयु और एक्चुअल आयु 100 के बराबर होता है, और उससे ज़्यादा होता है तो उसका अच्छा है, कम होता है तो वह घट रहा है। ठीक है, तो यह 125 जो होता है यह सुपीरियर कहा जाता है, यह अच्छा कहा जाता है। इससे ऊपर एक और 140 तक को कहा जाता है, उसके नीचे 125 से हो जाता है, यह सुपीरियर कहा जाता है। सबसे विलक्षण बालक है, अच्छा बालक।
ठीक है। तो यह इस तरह से निकाला जाता है। कई एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भी याद रखिएगा। आईक्यू लेवल निकालने के लिए मानसिक आयु मेंटल एज बटा वास्तविक आयु एक्चुअल एज गुने 100 निकाला जाता है। इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं, आपका दिया हुआ रहेगा उसे निकाल लेंगे, ठीक है। यह बताया जाता है। जॉन डीबी के अनुसार स्कूल क्या है, तो यह एक सामाजिक संस्था है। स्कूल क्या है, एक सामाजिक संस्था कर सकते हैं, वह है या जॉन डीबी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था के रूप में है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, पूर्व बचपन काल कहा जाता है। और जॉन डीबी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए वर्तमान जीवन। स्कूलों को छात्रों के लिए क्या तैयार करना चाहिए, तो उनका वर्तमान जीवन यानी वर्तमान डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं जॉन डीबी, यह होना चाहिए। तो आज हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत इस 50 क्वेश्चनों को देखा हम लोगों ने। यह है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देखिए, अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार रिवीजन करके और देख लीजिएगा। यह तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, उन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे तो एग्जाम में फिर आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा है। जो लोग नए देखना शुरू किए हैं तो यह जानिए कि इसका 2 सेट और पहले हो चुका है, तो उसके प्लेलिस्ट में जाइए, आप बन्ना क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहाँ यह है 0 से 50 और 50 से फिर 100, या 2 सेट और दिया गया है क्वेश्चनों का। यह तीसरा सेट हम लेकर के आए थे, आगे और यह सेट चलते रहेगा। 9 तारीख से एग्जाम है, तो हम लोग ज़्यादा बाल विकास के भी क्वेश्चन को कर रहे हैं। उधर हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, से सारी चीज़ों की पढ़ाई चल रही है। वह पढ़ाई वह चलते रहेंगी, वह जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आप उसको देखते रहिए और अपने में सुधार करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की बात कीजिए, यहाँ डेवलपमेंट की ही बातें हुई हैं, ठीक है। बालकों के डेवलपमेंट की बात है, आप खुद के डेवलपमेंट की बात करें, तभी वह आपका शिक्षक बनने का सपना साकार हो सकता है बिहार सरकार के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।